नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। नेपाल में जो हाल में हुआ वो एक बड़ा राजनीतिक सामाजिक तूफान सा आया है। मतलब वहाँ की जेनजी जो युवा पीढ़ी है, उन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सब क्यों हुआ, वजहें क्या थीं, कितनी गहरी थीं और अब वहाँ हालात क्या हैं। हमारी ये जो पूरी बातचीत है, ये एक दस्तावेज नेपाल की जनजी क्रांति, डिजिटल स्वतंत्रता और सुधार की मांगे, उसमें दी गई जानकारी पर आधारित है। इरादा बस ये है कि हम ठीक से समझ सकें कि ये प्रदर्शन क्यों हुए, कैसे हुए, लोग क्या मांग रहे थे और अब तक क्या नतीजा निकला है। और सोचिए, मतलब मजे की बात यह है कि इतने बड़े प्रदर्शनों की जो फौरी वजह थी, वो थी सोशल मीडिया पर लगा बैन। लेकिन कहानी सिर्फ वहीं तक नहीं है ना? आइए इसको जरा खोलते हैं, समझते हैं। तो शुरुआत कैसे हुई? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने मतलब सब भड़का दिया? 4 सितंबर 2025 को नेपाली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स जो पहले ट्विटर था, इन जैसे कोई 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी। सरकार ने कहा, भाई आधिकारिक कारण तो यह है कि इन कंपनियों ने मंत्रालय के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। एक नया नियम आया था, उसके तहत ये जरूरी था। सुनने में तो लगता है कि चलो ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम था। हाँ बिल्कुल, प्रशासनिक पहलू तो था ही इसमें। लेकिन नेपाल के जो युवा थे, खासकर जेनजी, मतलब जो करीब 1997 के बाद पैदा हुए लोग हैं, किशोर और युवा, उन्होंने इसे सिर्फ एक कानूनी या नियमों की बात की तरह नहीं देखा। यहाँ दिलचस्प बात यह, उनके लिए सिर्फ कोई टेक्निकल मामला नहीं था। बिल्कुल, उन्होंने इसे सीधा अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना, अपनी डिजिटल आजादी पर। देखें, उनके लिए सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन नहीं है। वो जानकारी लेते हैं, बात करते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं। तो इसको बंद करना उन्हें लगा कि जैसे उनकी आवाज ही दबाई जा रही है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक पॉलिसी का विरोध नहीं था, बल्कि उन्हें लगा कि ये किसी बड़ी पैटर्न का हिस्सा है। बिल्कुल, स्रोत यही बताते हैं। युवाओं में ये फीलिंग थी कि सरकार उनकी बात सुन नहीं रही, उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर रही है और अब उनके बात करने के जो जरिए हैं, उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। तो उनके हिसाब से ये एक और दमन का तरीका था। ये बात समझना जरूरी है। जैसा आपने कहा, सोशल मीडिया बैन तो शायद वो तिनका था जिसने आग लगाई, लेकिन जमीन तो पहले से तैयार थी। असंतोष काफी वक्त से उबल रहा था। वो कौन से गहरे मुद्दे थे जो इस असंतोष को हवा दे रहे थे? दस्तावेज बताते हैं कि कई सीरियस प्रॉब्लम थी, जैसे देश में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, भाई भतीजावाद है, युवाओं को लगता है कि मौके सिर्फ पहुंच वालों को मिलते हैं, अर्थव्यवस्था रुकी हुई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पढ़े लिखे नौजवान भी परेशान हैं भविष्य को लेकर। और हाँ, इसके साथ ही जो पॉलिटिकल क्लास है, नेता लोग हैं, उनमें जवाबदेही की बहुत कमी है। युवाओं को महसूस होता है कि नेता बस अपने बारे में सोचते हैं। आम लोग, खासकर नई पीढ़ी, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, इसकी किसी को परवाह नहीं। उन्हें लगता है कि सिस्टम में उनकी कोई जगह ही नहीं है, उनकी कोई सुनता ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ना एक तरह का विस्फोटक मिक्सचर बन चुकी थी। सोशल मीडिया बैन ने बस उसमें वो चिंगारी लगा दी और नतीजा सबके सामने था, सड़कों पर युवाओं का गुस्सा। तो ये गुस्सा सड़कों पर कैसे आया? शुरुआत कहाँ से हुई और ये फैला कैसे? विरोध का जो सेंटर बना वो था काठमांडू का मैथिगर मंडाला इलाका। ये जगह वैसे भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के लिए जानी जाती है। वहाँ बहुत सारे छात्र जमा होने लगे। कुछ तो अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही थे और दूसरे युवा भी। फिर धीरे धीरे खबरें आने लगीं कि देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। और यहाँ एक विडंबना सी दिखती है। जिस सोशल मीडिया पर बैन लगा था, उसी का इस्तेमाल हो रहा था। मतलब या तो उसका या फिर दूसरे तरीकों से, जैसे VPNs वगैरह लगाकर। इनका खूब इस्तेमाल हुआ प्रदर्शन ऑर्गेनाइज करने में, लोगों तक जानकारी पहुंचाने में, उनको इकट्ठा करने में। दूसरे मैसेजिंग ऐप्स जो एन्क्रिप्टेड हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ गया। तो मामला यहाँ और पेचीदा हो जाता है। सरकार जिसे बंद करना चाह रही थी, वही विरोध का हथियार बन गया। सरकार ने कैसे रिएक्ट किया इस पर, ये जो आंदोलन उभर रहा? सरकार का रिएक्शन काफी सख्त था। उन्होंने कहा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना है। काठमांडू वैली और कुछ और जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया। इंटरनेट पर भी पाबंदियां लगाईं जिससे कम्युनिकेशन और जानकारी का फ्लो रुके।
लगता है कोशिश यही थी कि प्रदर्शनकारी ऑर्गेनाइज ना हो पाए। और मतलब क्या फोर्स का भी इस्तेमाल हुआ? हाँ, दुर्भाग्य से हुआ। ऐसी बहुत सी खबरें हैं। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, पानी की तेज बौछारें छोड़ी, रबर की गोलियां चलाईं और कुछ रिपोर्ट्स में, जो स्रोत में भी है, ये भी कहा गया है कि कहीं-कहीं असली गोलियां भी चली। इससे स्थिति और बिगड़ गई। इसके नतीजे तो फिर बहुत दुखद रहे होंगे। बिल्कुल। जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई चिंताजनक है। अलग-अलग रिपोर्ट्स के हिसाब से इन झड़पों में कम से कम 17 से 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। कुछ रिपोर्ट्स तो ये संख्या और भी ज्यादा बताती हैं, हालांकि वो वेरीफाइड नहीं है। और सैकड़ों लोग घायल हुए। ये तो मतलब मानवीय त्रासदी है। तो जाहिर है दबाव बहुत बढ़ गया, देश के अंदर से भी और शायद बाहर से भी थोड़ी आलोचना हुई होगी। तो सरकार को आखिरकार कुछ पीछे हटना पड़ा। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो पहला कदम तो वही था, वो जो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया था उसे हटा लिया। यही तो वो मांग थी जिससे ये सब शुरू हुआ था। हाँ, पर क्या सिर्फ बैन हटने से ही मामला शांत हो गया? नहीं नहीं, मामला अब सिर्फ बैन तक था ही नहीं। दबाव इतना ज्यादा था कि इसके राजनीतिक नतीजे भी बहुत गंभीर हुए। जो गृह मंत्री थे रमेश लेखक, उन पर जिम्मेदारी आई सुरक्षा बलों की कार्रवाई की। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और सिर्फ गृह मंत्री नहीं। सही कहा आपने। असली राजनीतिक भूचाल तो तब आया जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उन्हें भी आखिर में इस्तीफा देना पड़ा। और ये इस्तीफे सिर्फ पद छोड़ना नहीं था, ये दिखाता है कि जमीन पर विरोध का प्रेशर कितना जबरदस्त था और सरकार हालात संभाल नहीं पाई। इसने पूरी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को हिला दिया। तो ठीक है, प्रदर्शनकारियों की एक शुरुआती मांग पूरी हुई, सोशल मीडिया बैन हट गया। लेकिन जैसा हम कह रहे थे, ये आंदोलन सिर्फ बैन के लिए तो था नहीं। तो अब उनकी मांगे क्या हैं? क्या वो अब भी सड़कों पर हैं या आंदोलन का रूप कुछ बदला है? देखिए, जानकारी यही है कि प्रदर्शन शायद पहले जितने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहे, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। उसकी भावना जिंदा है और उनकी मांगे अब कहीं ज्यादा बड़ी और बुनियादी हो गई हैं। वो अब सिर्फ फौरी राहत नहीं चाहते, बल्कि गहरे सिस्टमिक बदलाव चाहते हैं। अगर उनकी मुख्य मांगों को देखें तो पहली है कि जो मौजूदा संसद है, प्रतिनिधि सभा, उसे भंग कर दिया जाए। उनका कहना है कि ये संसद लोगों का भरोसा खो चुकी है और इस संकट के लिए जिम्मेदार है। दूसरी अहम मांग है कि जल्दी से जल्दी नए चुनाव कराए जाएं, लेकिन वो चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हों, पारदर्शी हों, जवाबदेह तरीके से हों, ताकि एक नई सरकार बने जो वाकई लोगों की नुमाइंदगी करे, उनकी उम्मीदों पर खरी उतरे। और तीसरी मांग तो और भी फंडामेंटल है। हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में लोगों का भरोसा वापस लाने के लिए संविधान में बदलाव करने की ज़रूरत है, या शायद उसे दोबारा लिखने की भी। और ख़ास बात यह है कि वो चाहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में एक्सपर्ट्स हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों और सबसे ज़रूरी युवा हों, उनकी सक्रिय भागीदारी हो। और मांगे भी हैं। हाँ, चौथी मांग सीधी भ्रष्टाचार से जुड़ी है। वो चाहते हैं कि पिछले कई दशकों में नेताओं ने, अधिकारियों ने जो कथित तौर पे गलत तरीके से संपत्ति बनाई है, उसकी गहरी जांच हो और अगर वो संपत्ति अवैध पाई जाती है तो उसे जब्त करके सरकारी खजाने में डाला जाए, मतलब राष्ट्रीयकरण हो। ये मांग दिखाती है कि भ्रष्टाचार को लेकर गुस्सा कितना ज्यादा है। और पांचवी मांग का दायरा तो और भी बड़ा लगता है। निश्चित रूप से पांचवी मांग में कई सामाजिक और आर्थिक मुद्दे आ जाते हैं, जैसे सामाजिक न्याय हो, युवाओं को अच्छी नौकरियां मिलें, जो अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ रही है वो कम हो, लोग जो गांव छोड़कर शहरों में आ रहे हैं मजबूरी में, उसको रोकने के लिए कुछ किया जाए, और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय व्यवस्था, यहाँ तक कि मीडिया और डिजिटल सेक्टर के जो संस्थान हैं उनमें सुधार हो। ये मांगे सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये तो जैसे पूरी एक पीढ़ी की तरफ से सिस्टम में बुनियादी बदलाव की पुकार है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे एक घटना, वो सोशल मीडिया बैन, उसने सालों से जो अंदर ही अंदर पक रहा था, जो गहरी समस्याएं थी, उन सबको सतह पर ला दिया। अब सवाल सिर्फ डिजिटल आजादी का नहीं रहा, बल्कि पूरे देश का भविष्य किस दिशा में जाएगा, इसका बन गया है। और इससे एक अहम सवाल उठता है, ये मांगे सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी हैं, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक ढांचा इतने बड़े बदलाव करने में सक्षम है या करना चाहेगा? और अगर ये लागू हो भी जाए तो इनके दूरगामी असर क्या होंगे? और ये वाकई बहुत बड़े सवाल हैं, इनके जवाब तो शायद वक्त ही देगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें कि अभी तक क्या बदला है, मतलब जमीन पर क्या हासिल हुआ है, इन सब का मतलब क्या है अभी के लिए। सबसे पहली
सीधी सी बात तो यही है कि वो जो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा था वो हट गया है, तो युवाओं को अपना वो डिजिटल स्पेस वापस मिल गया है। दूसरा, जैसा हमने बात की, 2 बड़े राजनीतिक विकेट गिरे हैं, गृह मंत्री और फिर प्रधानमंत्री का इस्तीफा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये दिखाता है कि सत्ता पर युवाओं का दबाव काम कर रहा है। और शायद इन फौरी नतीजों से भी ज्यादा जरूरी बात ये हुई है कि इन प्रदर्शनों ने नेपाल की राजनीति में युवाओं और जेन जी की आवाज को आप कह सकते हैं कि स्थापित कर दिया है अभूतपूर्व तरीके से। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता उनकी अनदेखी नहीं कर सकता। उनकी मांगें, उनकी एनर्जी, उनके ऑर्गेनाइज होने का तरीका, इसने पॉलिटिकल क्लास को सोचने और रिएक्ट करने पर मजबूर किया है। जवाबदेही का प्रेशर बढ़ा है। ये एक पॉजिटिव पहलू है। हाँ, ये तो बिल्कुल सकारात्मक बातें हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। तो क्या सारी मुख्य मांगें मान ली गई हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। वो जो बड़े संस्थागत सुधारों की बात थी, जैसे संसद भंग करना, नए चुनाव, संविधान में बदलाव या भ्रष्टाचार की जांच और संपत्ति जब्त करना, ये सब मांगें अभी पूरी नहीं हुई हैं। ये मुद्दे या तो अभी सिर्फ बहस में हैं, या सरकार इन पर बहुत धीरे चल रही है, या शायद टाल रही है। और एक और अहम बात, सरकार और पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर जो एक गहरा अविश्वास बन गया था, वो अभी भी बना हुआ है। सिर्फ बैन हटाने या कुछ इस्तीफों से वो भरोसा शायद एकदम से वापस नहीं आएगा। उसके लिए लगातार ठोस और ईमानदार कोशिशें करनी होंगी। इस पूरी तस्वीर में क्या कुछ चिंताएं या चुनौतियां भी नजर आ रही हैं? हाँ, कई गंभीर चिंताएं और चुनौतियां हैं। सबसे पहली और गंभीर चिंता तो मानवाधिकारों की है, खासकर जो आरोप लगे हैं कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। जैसा हमने पहले कहा, मौतें हुई हैं, लोग घायल हुए हैं, ये बहुत चिंता की बात है। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हैं, उन्होंने इस पर गंभीर चिंता जताई है और उन्होंने मांग की है कि बल प्रयोग की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो, ताकि जिम्मेदारी तय हो और आगे ऐसा न हो। तो क्या लगता है, मतलब हालात और बिगड़ सकते हैं? दस्तावेज इस तरफ इशारा करते हैं। देखिए, प्रदर्शन जितने बड़े पैमाने पर हुए, उनमें जितनी इंटेंसिटी थी, जितना भावनात्मक उबाल था, उसे देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि सब शांत हो गया है। हालात फिर से बिगड़ने का खतरा बना हुआ है। कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा, सेना तैनात हुई। ये खबरें दिखाती हैं कि तनाव अभी भी है। अगर प्रदर्शनकारियों की जो मुख्य मांगे हैं उन पर कुछ ठोस प्रोग्रेस नहीं दिखी, तो निराशा फिर से गुस्से में बदल सकती है। एक और बड़ी चुनौती इस आंदोलन के अपने अंदरूनी स्ट्रक्चर और भविष्य की दिशा से जुड़ी है। स्रोत बताते हैं कि ये आंदोलन काफी हद तक डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं है, ढीला ढाला सा संगठन है। हाँ, हामी नेपाल जैसे कुछ एनजीओ हैं जो शायद इसमें शामिल है, हो सकता है वो कुछ मदद कर रहे हो, लेकिन कोई एक स्पष्ट, सबको मान्य नेता नहीं है। और नेतृत्व की कमी या ये ढीला संगठन, ये कैसे एक चुनौती बन सकता है? इससे होता यह है कि आंदोलन को लंबे समय तक एकजुट रखना, एक फोकस बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। जब इतनी सारी अलग अलग और बड़ी बड़ी मांगे हों, तो हो सकता है अलग अलग ग्रुप्स की प्राथमिकताएं अलग हों, उनमें मतभेद हो जाएं। ये भी खतरा रहता है कि बिना साफ दिशा के आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ जाए, या फिर कोई और निहित स्वार्थ वाले लोग इसे हाईजैक करने की कोशिश करें। तो आंदोलन की जो ये ऊर्जा है, इसे पॉजिटिव और टिकाऊ बदलावों में बदलना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, नेपाल में सोशल मीडिया बैन एक चिंगारी बना, उससे युवाओं का एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। यह आंदोलन अब सिर्फ डिजिटल आज़ादी के लिए नहीं है, बल्कि देश की गहरी समस्याओं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जवाबदेही की कमी, इनके खिलाफ है और बुनियादी बदलाव चाहता है। कुछ शुरुआती जीत मिली हैं, बैन हटा, बड़े इस्तीफे हुए, युवाओं की आवाज़ को पहचान मिली, लेकिन असली चुनौती तो अब है। क्या ये आंदोलन अपनी बड़ी मांगें मनवा पाएगा? क्या ये एकजुट रह पाएगा? और क्या नेपाल का पॉलिटिकल सिस्टम इन बदलावों के लिए तैयार है? मानवाधिकारों की चिंताएं भी हैं और भविष्य को लेकर अनिश्चितता भी बनी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सटीक सारांश है। और जाते जाते एक विचार मैं छोड़ना चाहूंगी जिस पर शायद हमें और सोचना चाहिए। ये भविष्य के आंदोलनों से जुड़ा है। जिस तरह से नेपाल के इन युवा प्रदर्शनकारियों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया, सोचिए, बैन के बावजूद अपनी आवाज उठाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, और जिस तरह से उन्होंने पारंपरिक राजनीतिक सत्ता को, स्ट्रक्चर्स को सीधी चुनौती दी है।
क्या ये दुनिया भर में, खासकर उन समाजों में जहां युवा पीढ़ी बदलाव चाहती है, बेचैन है, क्या ये नागरिक सक्रियता और राजनीतिक बदलाव का एक नया खाका, एक नया मॉडल पेश कर रहा है? एक ऐसा मॉडल जहां डिजिटल दुनिया और जमीनी हकीकत मिलकर बदलाव की एक नई ताकत बन रहे हैं। इसका असर शायद सिर्फ नेपाल तक ही ना रहे, हो सकता है आने वाले वक्त में हमें इसकी गूंज, इसके असर और जगहों पर भी देखने को मिले। ये सवाल है, लेकिन सोचने पर मजबूर करता है।